हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके पहले सभी चैप्टर्स पर हम बात कर चुके हैं जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं, और इस चैप्टर में से आपको लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी समझ आएगा हमें। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रीदिंग की कि ब्रीदिंग क्या है नॉर्मल भाषा में, तो जो हम सांस अंदर ले रहे हैं साथ में जो हम सांस छोड़ रहे हैं। सांस अंदर ले रहे हैं तो हम कौन सी गैस इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन। छोड़ रहे हैं तो कौन सी गैस एक्सहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो दोनों गैसेस हैं, ऑक्सीजन अंदर आई, CO2 बाहर गई। अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई में, वो किस तरह से होता है ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है जी, जो आपके टेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले अगर आपने वानी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साथ में आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे हम सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, क्योंकि रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना ज़रूरी है ना। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये शुरू कहाँ से हो रहा है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये शुरू होता है हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, है ना। नाक जिससे हम सांस ले रहे हैं, जो हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, यहाँ से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये शुरू हो रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेज़ल पैसेज। नेज़ल पैसेज जो हमारी नेज़ल कैविटी में है। देन आता है हमारा नेज़ल चैम्बर, है ना। नेज़ल चैम्बर आ गया। देन फेरेंक्स। अब ये जो फेरेंक्स था ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने पढ़ा था कि ये कॉमन है फॉर फूड एंड एयर। खाना भी यहाँ तक आता है और जो हमारे एयर है वो भी यहाँ तक आती है। फिर उसके बाद जो हमारा फूड है वो ईसोफेगस के थ्रू चला जाता है, जबकि जो एयर हम ले रहे हैं वो लेरिंग्स के थ्रू आगे आ जाती है। लेरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देन हमारी विंड पाइप यानी कि जो ट्रैकिया है वो आगे आएगा। फिर ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाता है लेफ़्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस में। अब ये जो ब्रोंकस है ये भी आगे डिवाइड होगा, है ना। ये प्राइमरी ब्रोंकस है, देन फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाइज आ जाएंगी, फिर टर्शियरी ब्रोंकाइज आ जाएंगी। फिर उसके बाद आएंगे हमारे ब्रैंकियोल। क्या आएंगे? ब्रैंकियोल आएंगे। ठीक है, ये देखो दिस इज़ ब्रैंकियोल। ब्रैंकियोल आएंगे। ब्रैंकियोल के बाद हमारी जो मेन चीज़ है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज़ एल्वियोलाई, वो आएंगे। बिल्कुल कैपिलरी नेटवर्क होता है, यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से एल्वियोलाई में आएगी और जो ऑक्सीजन है वो यहीं से ब्लड में जाएगी, है ना। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट में जाता है और वहीं से फिर सारी ऑर्गन्स को जो ब्लड है वो मिलता है। तो ये काम है हमारे लंग्स का। ठीक होगी बात। अब हमारी जो लंग्स होती हैं इसके बाहर एक कवरिंग होती है। क्या होती है? एक कवरिंग होती है जिसका काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे हम अपनी बुक में कवर लगाते हैं, क्यों? ताकि बुक जो है वो ख़राब ना हो। उसी तरह से हमारी लंग्स के बाहर एक कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है ये, और बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम प्लूरल फ्लूइड, और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ना। और साथ में हमें पता ही है कि जो हमारी लंग्स हैं वो रिब्स से भी प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो इस तरह से हमारी जो लंग्स हैं वो काम करती हैं, और ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब हमें ये समझना होगा कि जो हम सांस अंदर ले रहे हैं और जो सांस हम बाहर छोड़ रहे हैं वो प्रोसेस किस तरह से होता है। नाउ इन्हेलेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है? जो हमारा डायफ्राम है, जो हमारी लंग्स हैं उनके डोर्सल में प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो वेंट्रल में स्टर्नम होता है, यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट है दैट इज स्टर्नम। साइड में रिब केज, ये जो रिब केज है ये प्रेजेंट होते हैं हमारी लंग्स के, और नीचे होता है डायफ्राम। ठीक, अब इन्हेलेशन की बात करेंगे। जो हमारा डायफ्राम है वो नॉर्मली इस पोजीशन में होता है, ऊपर होता है। जैसे हम एयर इनहेल करने लगेंगे तब क्या होगा? हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे आ जाएगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऊपर सरफेस एरिया बढ़ गया एयर आने के लिए। साथ में जो हमारी रिब केज है ये भी एक्सपैंड होती है, और यहाँ पर कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं उन जिनको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स को ऊपर उठाने में, एक्सपैंड करने में मदद करते हैं। स्टर्नम भी रेज हो जाता है इस पोजीशन में। अब बाकी ये सब चीज़ें ऊपर को हो गई, रिब केज भी एक्सपैंड हो गया, डायफ्राम नीचे को आ गया, तो एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम होगा, तो यानी कि जो एयर है वो आसानी से हमारे अंदर आ सकती है।
बिल्कुल इसका ऑपोजिट है एक्सहेलेशन में। जो डायफ्राम है रिलैक्स हो जाता है, अपनी पोजीशन पर वापस चला जाता है, रिब केज भी नीचे आ जाता है, हमारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आता है। अब क्या होगा, एयर का वॉल्यूम यहाँ पे घटेगा क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम इजीली एक्सहेल कर सकते हैं। ये प्रोसेस है हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने समझ लिया। अब चलो चलेंगे हम क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देखेंगे, द प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन इज। अभी हमने किसके बारे में बात करी, हमने बात करी हमारी लंग्स के बारे में। किसके बारे में, लंग्स के बारे में। तो हमारी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन में वो क्या है, लंग्स है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट अकर्स बाय। अब हर ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन की ऑर्गन है वो अलग होती है। रीज़न कि उसकी हैबिटेट क्या है, वो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हैबिटेट क्या है, कहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू ट्रैकिया, और इनकी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है जी। अगर हम लंग्स के बारे में बात करें, जैसे हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, तो जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जो गिल्स हैं, गिल्स के थ्रू कौन रेस्पायर करता है, जो हमारी बोनी फिशेज़ हैं। जो बोनी फिशेज़ हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं, और ऐसी रेस्पिरेशन जहाँ पर गिल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो हमारा जो अर्थवॉर्म है वो करता है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। आगे चलेंगे, ह्यूमन हैव हाउ मैनी लोब्स इन लेफ्ट लंग। अब हमारी 2 लंग्स होती हैं, लेफ़्ट और राइट, है ना। तो अब लोब्स देखेंगे कौन सी जो हमारी लंग है उसमें कितनी लोब्स होती हैं। देखो एक साइड मैं बना दूंगी आपके लिए राइट लंग, दूसरे साइड हम बना देंगे अपनी लेफ्ट लंग, कुछ इस तरह से। अब बात करेंगे लोब्स के बारे में। राइट साइड पर होती हैं 3 लोब्स, है ना, नाम भी देख सकते हैं हम। देखो सबसे ऊपर कोई चीज़ ऊपर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर। नीचे होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फीरियर। बीच में मिडल। लेफ्ट साइड 3 लोब्स होती हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इन्फीरियर लोब। राइट साइड में हमारे पास 3 लोब्स होती हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इन्फीरियर लोब। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही लोब्स देखने को मिलती हैं। एक होती है हमारी सुपीरियर और दूसरी होती है हमारी इन्फीरियर। अब मिडल वाली लोब क्यों प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, इसका रीज़न ये है कि जो हमारा हार्ट है ना वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर टिल्टेड होता है, यहाँ जैसे होता है। तो इस वजह से जो मिडल लोब वाला एरिया था वो ले लिया हमारे हार्ट ने, जिस वजह से जो हमारी लेफ़्ट लंग होती है उसमें सिर्फ 2 ही लोब्स पाई जाती हैं। ठीक होगी बात। एग्जाम में आपको लेफ़्ट भी पूछ ली जा सकती है और राइट भी पूछी जा सकती है, तो दोनों हमारी क्लियर होगी। नाम भी इम्पॉर्टेंट है इनके। चलो, विच गैस डिक्रीज द बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब हम कौन सी गैस इनहेल करें जिस वजह से जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, वो नहीं करेगी। ठीक है जी। हमें पता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सके। कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन के पास एबिलिटी होती है कि वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अपने साथ लेकर जा सकता है। अब कोई और गैस यहाँ पर आ जाएगी जो compete करेगी ऑक्सीजन के साथ कि यहाँ पर मैं बाइंड होंगी और ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ये गैस होती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और एक कंपाउंड बनाती है, दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी एफिनिटी जो है वो 200 to 300 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के, कि ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर पाए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है, किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ लिया जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस, ये कहाँ से रिलीज़ हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं,
ये वो गैस है जो इनकम्प्लीट कंबशन के बाद रिलीज़ होती है। ये क्वेश्चन आपको शायद केमिस्ट्री में भी पूछा गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड जो इनकम्प्लीट कंबशन होती है उस वजह से रिलीज़ होती है। जैसे आपने सुना होगा कि सर्दियों में लोग क्या करते हैं, घर में अंगीठी जला कर रखते हैं और सारी खिड़कियाँ जो हैं, दरवाजे जो हैं वो बंद रहते हैं ठंड की वजह से। तो उस टाइम क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से प्रोड्यूस होगी जो अंगीठी में हम आग जला रहे हैं उससे। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हम उसको इनहेल कर लेते हैं, सांस के थ्रू अंदर आ जाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम सांस ले रहे हैं तो अंदर आएगी। अब उसमें एबिलिटी ज़्यादा है कि वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर ले। अब उससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। इस टर्म को हम इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, और उस वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी की ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच पाती है। क्लियर होगी बात। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत हार्मफुल गैस है अगर हम उसको इनहेल कर लें, क्योंकि हमारी ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जो हमारे फंक्शन के लिए ज़रूरी है। चलो आगे चलेंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग्स बाय अ फुल फोर्स्ड इनहेलेशन इज कॉल्ड। अब इसके लिए हमें पूरा चार्ट देखना पड़ेगा जो हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं उनका। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को समझेंगे हम इस ग्राफ के मदद से, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं इजीली। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर कितनी एयर इनहेल कर रहे हैं, कितनी एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम। और ये अमाउंट होता है हमारा 500 ml। यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, हाँ 500 ml जो टोटल एयर है वो हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं ड्यूरिंग हम नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक। अब नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद कुछ जो एयर है वो हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं। जैसे हम योगा कर रहे हैं तो हम फोर्सफुली जो एयर है वो अपने अंदर लेते हैं। तो कितनी एयर हम अपने अंदर ले सकते हैं, नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है उसके साथ हम और कितनी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट में हम IRV भी बोलते हैं। और ये कितना अमाउंट है, ये होता है हमारा 2500 ml, 25 to 3000 ml, ठीक। अब ये बात होगी फोर्सफुली इंस्पिरेशन की। अब होती है फोर्सफुली एक्सपायरेशन। फोर्सफुली हम कितना एयर है वो एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है, कितनी हम एयर जो है वो बाहर छोड़ सकते हैं, दैट इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये रहा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होता है हमारा लगभग 1500 ml। कितना होता है, 1500 ml, ठीक। अब फोर्सफुली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बाद भी कुछ हमारी लंग्स में एयर रह जाती है, क्योंकि वो एयर नहीं रही तब तो लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। तो उस एयर को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो एयर रह गई पीछे। और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है हमारा लगभग 5000 ml। कितना होता है, लगभग 5000 ml होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक। अब हमारी आती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कि हमारी इंस्पायर करने की कैपेसिटी कितनी है हमारी लंग्स की, ठीक है, हम कितना एयर जो है वो इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये होता है टाइडल वॉल्यूम का टोटल प्लस ये जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, इट इज़ द टोटल ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप ऐड कर सकते हो 2500 एंड 500, ठीक है। 3000 to 35,000 ml जो है वो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। फिर आती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, जो हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी साथ में एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, जो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी, यानी कि ये ऊपर वाला साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी, ठीक है, ये होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी, ठीक। फिर आती है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कि रेजिड्यू कितना रह सकता है एयर का हमारे अंदर, हमारी लंग्स के अंदर, दैट इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल आप कर सकते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम का। और पूरी जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी है, हम कितना इनहेल कर रहे हैं, कितना एक्सहेल कर रहे हैं, फोर्सफुली कितना एक्सहेल कर रहे हैं, फोर्सफुली कितना इनहेल कर रहे हैं, और रेजिड्यू कितना रह रहा है, दैट इज़ नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी हम इसको बोलते हैं, और ये होती है हमारी 6000 ml। कितनी, 6000 ml, 6 लीटर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारी लंग्स की टोटल कैपेसिटी होती है, ठीक होगी बात। अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग वाई फुल फोर्स्ड इनहेलेशन। मैक्सिमम कितना वॉल्यूम है उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्सफुली हमने इनहेल भी करा, एक्सहेल भी करा, तो टोटल वॉल्यूम कितना है इसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी, TLC जो है हमारी 6000 ml।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रेन रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर लाइज इन, हमारे ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर होता है वो कहाँ जैसे होता है, क्योंकि वहीं से पूरी जो रेस्पिरेशन है वो कंट्रोल हो रही होती है। ये होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। हार्ट के फंक्शन को भी यही कंट्रोल करता है, जो हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसको भी मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। और ये हमारा प्राइमरी सेंटर है। कौन सा सेंटर है? प्राइमरी सेंटर है। जबकि जो हमारा पोन्स है ये भी ब्रेन में ही होता है। जो पोन्स है हमारा, ये है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। जो पोन्स है हमारा, ये इसको सिग्नल भेजता है मेडुला ऑब्लोंगेटा को, फिर वहाँ से जो रेस्पिरेशन का जो रेट है वो कंट्रोल होता है। ठीक होगी बात। तो प्राइमरी जो रेस्पिरेशन कंट्रोल सेंटर है वो है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। विच बायोमॉलिक्यूल इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हमें पता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है हमारा? हीमोग्लोबिन, जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड कर लेती है और कंपाउंड बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। व्हेन CO2 कंसनट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस, अगर हमारे ब्लड में CO2 ज़्यादा है जो हमें नॉर्मली नहीं चाहिए, है ना, तो ब्रीदिंग में क्या चेंजेस आएंगे? जो चीज़ हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम ब्रीद जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ऑक्सीजन हम ज़्यादा ले सकें और CO2 कम हो सके। तो जो ब्रीदिंग होगी वो फास्टर और डीपर होगी, ठीक है। जल्दी जल्दी से हम सांस लेंगे ताकि CO2 जो है वो कम हो हमारे ब्लड में। प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो हमारी बॉडी में यानी कि हमारे लंग्स में कहाँ जैसे हो रहा है, अभी मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज मोर सॉल्युबल इन ब्लड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सी गैस जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है हमारे ब्लड में? क्या ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो दोनों से ज़्यादा सॉल्युबल जो है वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, लगभग 20 to 25% ज़्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन से। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वेओलाई एंड ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड, जो गैसेस का एक्सचेंज होगा हमारे एल्वेओलाई और ब्लड कैपिलरीज में, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू जो एक्सचेंज है वो होता है गैसेस का। ग्लोटिस ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ, ग्लोटिस हमने पिछले डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो ग्लोटिस है उसके ऊपर एपिग्लोटिस होता है, जिस वजह से जो हमारा फूड है वो विंड पाइप में नहीं आता है। तो ये कहाँ ओपन होता है? ट्रैकिया में ओपन होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, अभी मैंने पीछे बता दिया न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, TGT में पूछा गया था। न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारा जो पोन्स है, पोन्स वेरोली ब्रेन में, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।